नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जानकार पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हुंडई की एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी जिसने कि काफ़ी सालों तक मार्केट पर राज किया, लोगों का भरोसा जीता और लोगों का दिल भी। अब तो ये गाड़ी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं हुंडई की सेंट्रो जिंग जो कि 2007 का मॉडल है। हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देंगे, बताएंगे कि ये गाड़ी क्यों इतनी पॉपुलर हुई, और इसके ओनर से भी हम बात करेंगे जो कि हैं एक जानकार। तो मैं अब बिना कुछ समय वेस्ट किए उनको निमंत्रण देता हूँ। ये हमारे मित्र मनीष कुमार सिंह। तो मनीष जी, स्वागत है आपका चैनल पर, आपके ही चैनल पर। और हम आपसे इस वीडियो में जानना चाहेंगे इस गाड़ी के बारे में कि कैसे आपने ये गाड़ी ली और इस गाड़ी की खूबियाँ क्या क्या हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस मेरी कार का भी रिव्यू करने का मुझे चांस दिया। मैं सोच ही रहा था कि सबकी कार का रिव्यू हो गया, मेरी कार का कब होगा। तो थैंक यू सो मच। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कार है ये मेरे पास ज़्यादा दिन से नहीं है, 3 सालों से है। पिछले 3 सालों से मैं इस कार को यूज़ कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। ये सेंट्रो जिंग है और मैं इस कार से बहुत खुश हूँ, ऐसा कह सकते हैं आपकी। मुझे काफ़ी मज़ा आता है इसको चलाने में। मैं इसको पूरा खींच के चलाता हूँ, रगड़ के चलाता हूँ, जहाँ मर्जी जहाँ चलाओ। मैं आपको कुछ इसकी वीडियो बाद में अब इसी चैनल पे अपलोड करूँगा कि हमने तो कहाँ इसको चला रखा है, कहाँ उतार रखा है, डिवाइडर पे चढ़ा रखा है। मुझे काफ़ी मज़ा आता है इसको चलाने में। इस कार में बहुत सारा स्पेस है। मेरी हाइट आप देख रहे हैं, इस हिसाब से मैं इसमें बहुत ईजिली बैठ जाता हूँ। और हमारे जो 4-5 दोस्त हैं इसमें बैठते हैं, जाते हैं, घूमते हैं। ये कार तब बनी थी 2007 में, 2007 का मॉडल है। तब इनको मारुति से बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ करता था और इसमें सच में मारुति कंपनी को अगर किसी कार ने, मारुति सुजुकी के जो ऑल्टो कार को किसी कार ने पछाड़ा, बराबरी की, कम्पीट किया, तो ये सेंट्रो जिंग ही थी। अब मैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगा कि मैंने कार ली थी। इसके बाद मुझे लगा था कि इसका 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन शायद आगे ना बढ़े, लेकिन नहीं। अभी उत्तराखंड में सरकार का ये जो नियम चल रहा है तो मुझे इसका फ़ायदा मिला और अब ये 2027 तक वैलिड हो गई है। तो थैंक यू उत्तराखंड गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट, क्योंकि यार मिडिल क्लास के लिए ना ये बहुत बड़ा पंगा है कि जो आप लोग ऐसे 10-10 साल और 15-15 साल वाला जो रूल्स लेकर आए हो ना, क्योंकि हम कार भी ना हमारे एक फैमिली मेम्बर जैसे ही हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा 10 साल बाद उनको चेंज करने में बड़ी मुश्किल आती है। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है हुंडई और एक दमदार ये कार वो लेके आई थी। तो क्या हमें बताएंगे कि जो आजकल की मॉडर्न कार्स हैं उनके मुकाबले आप कहाँ देखते हैं अपनी इस गाड़ी को? यार मैं सच बताऊँ ना, जितनी मेरी ज़रूरत है उतना ये कार बहुत आराम से पूरा करती है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको 25-30 किलोमीटर रन करना है तो आपके लिए ये कार बहुत अच्छी है। और अगर आप रोज़ तो घूमने नहीं जाते हो ना, महीने में 1 दिन 2 दिन आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, उसके लिए आप किराए की कार हायर कर सकते हो और आराम से आप 1 लाख 1.25 लाख रुपए में आराम से एक कार ख़रीद के, उत्तराखंड में बारिश भी बहुत होती है, धूल धूप सब चीज़ों से बच सकते हैं आप। तो मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि अगर आपको सेंट्रो जिंग अभी भी मिल रही है, कोई यूज्ड कार अगर आपको मिल रही है, तो आप इस पर आँख मूंद के जाइए, थोड़ा मैकेनिक से आप उसको दिखवा लीजिए कि ये कार ठीक है, ज़्यादा चली तो नहीं है। ये कार तो चूँकि मेरे एक रिलेटिव की थी, तो इसलिए मैं इसको बहुत पहले से जानता था, तो मुझे इसमें पूरा ट्रस्ट था, इसलिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो काफ़ी आपकी इससे भावनाएं जुड़ी हैं। तो जैसे कि आपने बताया, काफ़ी भरोसा है इस पर आपको और काफ़ी इससे आपकी यादें भी जुड़ी हैं। कोविड में आपने इसे सीखा, आपने चलाया। तो आप क्या सोचते हैं कि जो हुंडई है और ख़ासकर सेंट्रो जो ब्रांड है, पहले इसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की, तो आपको क्या लगता है कि जो हुंडई ने नई सेंट्रो जो लॉन्च की उसमें वो कहाँ मात खाई कंपनी ने? तो नई सेंट्रो इसलिए फेल हुई कि अब जो है ना, लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। और अगर आप सेंट्रो लवर हैं तो आप नई सेंट्रो पर ही जाएंगे। नहीं बिकी, बहुत सारी कंपनियां हैं इस रेंज में हैं।
और मारुति ने तो आप एक एक कहावत है ना कि मारुति ऐसी मारुति सुजुकी की ऐसी वो जो दुकान है ना कि आप अगर झोला लेके जाओगे तो वो इतने मॉडल दिखाएगी कुछ ना कुछ लेकर ही आओगे। तो इसलिए थोड़ा सा एक रीज़न है कि मारुति के जो बहुत सारे मॉडल मार्केट में हैं, हुंडई इसलिए उतना नहीं कर पाई। हुंडई ने अपने, मैं नहीं कहूँगा कि नुकसान किया, लेकिन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है ईओन को बंद करके। ईओन इनकी बहुत अच्छी कार थी, बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन उन्होंने इसको बंद कर दिया। पता नहीं क्यों बंद करके, मुझे नहीं पता। ये चाहते थे कि इनकी केवल एक ही सेंट्रो बिके, एक ही मॉडल का ज़्यादा बिके। ऐसा नहीं होता। आप मारुति सुजुकी से सीखिए ना, उनके हर 25-50 हज़ार रुपये दाम के बाद एक नया मॉडल आ गया है। वो नेक्सा सीरीज़ लेकर आ गए हैं सेम रेंज में, और आप अपने मॉडल को बंद कर रहे हैं। आपने ईओन बंद करी, अपने सेंट्रो जिंग बंद करके न्यू सेंट्रो ले आए। न्यू सेंट्रो की आपकी जो कीमत है कम से कम मार्केट में वो 5.5 लाख से शुरू होती है। तो तब तक ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं लोगों के पास। और एक और बात है, मारुति कार के जो माइलेज हैं वो हुंडई में नहीं मिलते हैं। हुंडई कार थोड़ा कम माइलेज देती है। ये भी रीज़न है कि हुंडई की कार जो है वो मार्केट में थोड़ा कम दिखती है आपको, इस रेंज वाली कार। मेरा अगला जो सवाल है आपसे वो कि जो ग्राहक इस समय मार्केट में सेकंड हैंड कार लेने के इच्छुक हैं, तो क्या वो जो ये 2007 से 2015 की भी जो सेंट्रो कार्स बनी हैं, तो क्या उनको उन कार्स के लिए जाना चाहिए? देखो मैं सच्ची बात बताऊंगा कि जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। देखो बिल्कुल डरिए मत। 1 लाख किलोमीटर अगर कोई कार चल रही है तो ऐसा नहीं है कि वो कार ख़राब है, कुछ नहीं होता। 1 लाख किलोमीटर कार के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा बहुत जो क्लच प्लेट वगैरह चेंज होता है, फिर कार वैसे ही चलती है, सही रहती है। तो सेकेंड हैंड मार्केट और सेकेंड हैंड कार पे डेफिनेटली जाना चाहिए आपको। और एक और बात बता दूं, जो समझदार लोग होते हैं वही सेकेंड हैंड कार का सौदा करते हैं। जो लोग परेशान, जो ज़िंदगी में ना रिस्क लेते हैं ना, वो सेकेंड हैंड का धंधा करते हैं। सेकेंड हैंड काम बुरा नहीं होता। सेकेंड हैंड काम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा अवेयर होना पड़ता है। अगर आप सेकेंड हैंड कर रहे हैं तो मतलब आप रिस्क ले रहे हैं, आप लाइफ में ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। इसलिए आपको सेकेंड हैंड पे जाना चाहिए, सेंट्रो पे जाना चाहिए, मारुति सुजुकी के कारों पे भी जाना चाहिए, अल्टो पे जाना चाहिए, वैगनआर पे जाना चाहिए, और आपको श्योर जाना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना, जो रिस्क टेकर्स हैं लाइफ में, वही लाइफ में सक्सेस को पाते हैं। और हमारे जो मित्र हैं मनीष जी, उन्होंने भी यही थोड़ा रिस्क लिया इस कार को लेते हुए, और कार सीखने के, कार चलाने के वो इच्छुक थे। उन्होंने कोविड के समय को, जब हम सब लोग अपने घरों में कैद थे, इस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिवली लिया, और आज वो इस कार से काफ़ी संतुष्ट हैं। और चलिए अब हम आपको ले चलते हैं इस कार के अंदर और शेयर करते हैं कुछ और कहानियाँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, और स्पेस की जानकारी हम थोड़ी देर बाद देंगे आपको। पर उससे पहले पहला क्वेश्चन मेरा सर से यही है कि सर ये गाड़ी ना आप कब से चला रहे हैं? यार मैं इस कार को चला रहा हूँ 2020 से। ये एक मैं रिलेटिव की कार है जिसको अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास कई सारी कार थी, तो एक उन्होंने मुझे ऐसे ही मान के चलो गिफ्ट में दे दी कि लो चला लो तुम। और मैंने कार ड्राइविंग भी इसी कार से सीखी। कार ड्राइविंग का भी एक बड़ा रोचक किस्सा है कि मुझे चलानी आती नहीं थी, और कोविड के टाइम बड़ा सारा खाली टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इस समय कार चलाना सीख लेना चाहिए, अच्छा मौका है। और मैं अपने एक दोस्त के पास गया जिसको कार आती थी, उसको बोला कि चलो हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ से हमें एक गाड़ी लेकर आनी है। सुबह में हम उसके पास वहाँ से गए, सुबह देहरादून से हम कार लेकर आए, और अगले दिन शाम तक हम घर आए, आराम से आए। और अगले दिन उसने बोला कि मैं तुम्हें आऊँगा, कार चलाना सिखाऊंगा, सुबह रेडी रहना, 9 बजे मैं आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन अब है ना कि नींद कहाँ आती है। रात भर मैंने ड्राइविंग के वीडियोस देखे यूट्यूब पे, और सुबह 6 बजे उठते ही मैंने कार बाहर निकाली खुद से, और खुद से मैं चलाने लगा। और मैंने उस दिन पूरे दिन भर कार चलाई। मेरे मोहल्ले वाले ऐसे परेशान हो गए कि भाई क्या कर रहा है तू, कौन है, क्या है, ऐसे हैं। कोई ट्रैक्टर आ जाता तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती, कोई रोड में और गाड़ी आ जाती तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती। लेकिन कैसे करके मैंने शाम 4 बजे तक मैं परफेक्ट ड्राइवर बन गया। तुम ये कह सकते हो कि अगले दिन मैं अपने जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे कार लेके चला गया, और जो मेरा दोस्त था वो देख के दंग रह गया, कह रहे तुम सीख गए? मैंने कहा हाँ मैं सीख गया। अच्छा। तो सर ये आपने गाड़ी मतलब एक ही दिन में सीख ली, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प तो कर रहा है। नहीं, यूट्यूब वाकई में लोगों को हेल्प कर रहा है, और सच में मैंने यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस देखी, और ये कार मेरा मतलब यूज़ करने का एक कॉन्फिडेंस भी आया।
मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कार 1,12,000 किलोमीटर चल चुकी है और ये 2007 का मॉडल है। 15 साल इसको पूरे हो चुके हैं और इसका रजिस्ट्रेशन भी मैंने आगे इसका मतलब बढ़वा दिया है। और अभी मुझे नहीं लगता कि इस कार में कोई दिक्कत है और मैं इसको ज़्यादा चलाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तो ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। मेरे को बस एक दूसरा सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, हाँ। जिसके ऊपर एक ऐड भी बना था कि आखिर ये देती कितना है, हाँ। तो ये आप ज़रा बताइए दर्शकों को। यार ये ना माइलेज इसका थोड़ा सा कम है जो नई कार के हिसाब से। लोकल में मेरा 5 किलोमीटर आना जाना है, 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर मुझे चलना है बस अपने वर्क प्लेस से। और ये मेरा लोकल में 12 किलोमीटर का एवरेज देती है। मैंने इसका यही अनुमान लगाया है कि इसका जो माइलेज है वो 12 किलोमीटर पर लीटर का है। मैं लॉन्ग टूर पे भी गया हूँ, इसे लेके मैं मेरठ तक गया हूँ यहाँ से, ऋषिकेश से। तो वहाँ पे मुझे लगा कि अच्छा निकला था, ज़्यादा ही था, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 15-16 के आसपास रहा होगा। लेकिन लोकल में तो मुझे पूरा आइडिया है कि ये 12 से ज़्यादा का माइलेज नहीं देती, 11-12 ही इसका रहता है। ये 1100 सीसी के आसपास इसका इंजन है। इसमें 1000 सीसी के आसपास भी आती है, लेकिन ये 1086 सीसी, लगभग 1100 सीसी का इसका इंजन है। अच्छा, तो सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी इस गाड़ी में एंटर हो रहा था तो मैंने दरवाज़ा जब बंद किया ना तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई है इस पर। मतलब महसूस हो गया है मुझे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, जाहिर सी बात है आजकल जैसे बिल्ड क्वालिटी का बड़ा चल रहा है रोचक ना, तो आपने देखा होगा टाटा का बड़ा नाम होता है। पर आज मैंने इसका दरवाज़ा बंद किया ना तो देखा मैंने कि हुंडई की गाड़ियाँ जो पहले आती थी और जो अब आ रही है दोनों में फ़र्क है। तो इसमें कुछ आप बताइए जरा, आपको नहीं लगा कभी ऐसा कुछ? ना देखो, ये भारी तो है, ये बात सच है। और एक बात बताऊं, मुझे ना जैसे कि एक हमारी तरफ कहावत बोली जाती है, हाथ साफ करना हो तो आपको ऐसी कार लेनी चाहिए। नई कार लोगे, जैसे मेरे एक दोस्त ने नई कार खरीदी और वो एक मोड़ पे घुमाते ही उसने उसका एक्सीडेंट कर दिया। ठीक है, उसका आपके पास इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब नई होता है ना कि चुनरी में दाग तो लग ही जाता है। अब नई कार का आप एक्सीडेंट कर दोगे तो कितना भी बढ़िया उसको आप ठीक करा लो, लेकिन वो आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें आपको एक प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर। तो मैंने इसको बहुत रफली यूज किया, डिवाइडर पे चढ़ा दिया, यहाँ चढ़ा दिया। मैं ऑटो वाले होते हैं ना जो उनके लोहे के चारों तरफ एंगल के फ्रेम होते हैं, उनसे भी मैं इसको भिड़ा देता हूँ और मेरा बस वही 1500 में काम ठीक हो जाता है, कोई ज़्यादा इशू नहीं आता। तो मतलब सर का कहने का मतलब है वो सीख रहे थे तो भिड़ गई थी, आपको भिड़ानी नहीं है गाड़ियाँ वो गलती से हो गया था। पर कहने का मतलब है पहले हुंडई ने और ये जो मारुति भी होती थी, इनकी बिल्ड क्वालिटी पहले सही होती थी। आजकल थोड़ा बहुत तो आपको दिखेगा कि थोड़ा बहुत जो उनकी स्टील की जो बाहर की बॉडी होती है हल्की सी थोड़ा दबने जैसी होती है ना। चलो सर, एक क्वेश्चन मेरा और है नहीं, एक मैं यहाँ पे और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। कि यार देखो, जब ये गाड़ियाँ बनी थी ना तो एयरबैग यहाँ पे भारत में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। हाँ, मर्सिडीज और BMW में तब भी होते थे, लेकिन इंडिया में इतने, ये जो छोटी कार हैचबैक में इतने पॉपुलर नहीं थे। तो सब कुछ तुम्हारे जान की जिम्मेदारी ना इन दरवाज़ों पे ही होती थी, इन लोहे के फ्रेम पे होती थी। तो ये थोड़ा सा मजबूत बनाते थे। अब ये एयरबैग्स का चलन आया तो लोगों ने थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा डाउन करके एयरबैग वगैरह देने शुरू कर दिए। तो फिर भी आप देखोगे कि ये काफ़ी मजबूत हैं और इनको चलाने पे मैं सच बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि थोड़ा सा सेफ में आप बैठे हो बिना एयरबैग और नई वाली कार के मुकाबले। तो हाँ, ये चीज़ सर आपने बहुत सही बोली है कि पहले जो बिल्ड क्वालिटी थी स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन आजकल ना इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा है और उसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी जुड़ गए हैं। आजकल ऑटोमेटिक में भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे एयरबैग आपने बताए, ABS वगैरह है ना। तो ये सारी चीज़ें आने से भी कुछ ना कुछ सेफ्टी में इंक्रीज़ तो हुआ ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि आपने इतनी टाइम ये रखी, लगभग मतलब 1,12,000 के आसपास मैं देख पा रहा हूँ ऑडोमीटर पे, तो 1,12,000 लगभग ये चली हुई है। तो कोई खट्टा मीठा अनुभव जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए कभी? यार मैंने इसको केवल 12,000 चलाई है, 1 लाख तो मेरे रिलेटिव ने इसे चलाई है और वो उसको ये बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए उसको बेचना नहीं चाहते, तो मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ। ऐसे रिलेटिव सबको मिले, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा कॉन्फिडेंस ना सच में यूट्यूब से आया। मैं यहाँ पे नाम मेंशन करूँगा। कोविड में खाली थे हम लोग, तो एक चैनल है रवि भाई और रोहित भाई का, DDS और मैन एंड मोटर्स। तो वो बहुत सारे यूज कार के वीडियोज़ बनाते हैं। तो उन्होंने ऐसे एक कार का रिव्यू दिया था कि पेट्रोल कार 1 लाख किलोमीटर चलना मतलब कुछ नहीं चलना। अगर टाइम टू टाइम उसका सर्विस हो रहा है और सब कुछ हो रहा है तो कार में इतनी जल्दी कोई ख़राबी नहीं आती। तो मुझे बड़ा उस बात पे बड़ा एक कॉन्फिडेंस आ गया
और मैं ये कॉन्फिडेंस मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को भी शेयर किया कि अगर आपको 80,000 70,000 90,000 किलोमीटर चली हुई कार मिल रही हैं और एक बाइक की कीमत में मिल रही हैं 80,000 90,000 और 1 लाख रुपए में आपको ऐसी कार आराम से मिल जाएंगी जिनको आप 4-5 साल 6 साल आराम से चला सकते हैं और रजिस्ट्रेशन उनका अगर बढ़ता है तो आपको डेफिनेटली कार पे जाना चाहिए, क्योंकि देखो ये आपको धूप से बचाएगी, बारिश से बचाएगी, और एक फैमिली अगर आपके साथ है तो आराम से आप 4-5 लोग एक साथ थोड़ा सेफ चल सकते हैं, धूप धूल बारिश सबसे बच सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस ना, मैं नाम ज़रूर लूँगा रवि भाई और रोहित भाई का, उनकी वजह से मुझे आया और मैंने लिया कोई ऐसा इशू नहीं। 1 लाख के बाद जो एक मेजर सर्विसिंग होती है वो मैंने करवाई है, उसमें मेरा शायद 10 से 11,000 रुपये खर्च आया था। उसमें उन्होंने वो क्लच प्लेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेंज की थी और बैटरी वगैरह भी मैंने चेंज कराई, उसमें टायर भी मैंने चेंज कराए। तो बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ और ख़राबी आ गई हो। कार का माइलेज तो उतना मैंने आपको बताया उतना ही था, और बाकी जो चीज़ें आप देख रहे हैं कार में, बस पेट्रोल डलाना है, मुझे चलना है और ज़्यादा चलना भी नहीं है। मैं कभी कभी मेरठ जाता हूँ, मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे, तो बाकी मुझे काफ़ी आराम है। और कोविड में हो भी गया था ना कि आपको थोड़ा सा सोशल नहीं होना है, थोड़ा आपको प्राइवेट रहना है, एकांत में रहना है, अलग रहना है, आइसोलेट रहना है, तो मुझे लगता था कि तभी मैंने निर्णय लिया कि थोड़ा सा एक ये जो बस वगैरह और ट्रेन वगैरह को अवॉइड करते हैं और सेफली चलना है। अगर आपको 50-100 किलोमीटर तो आप अपनी कार में चलो, आपका कार ही आपका एक सेकंड हाउस बन जाएगा यहाँ पे। सर जैसे अभी सर ने कहा कि जो हम ये जो कार वगैरह लेते हैं 1 लाख रुपए की, जैसे आजकल बाइक भी पहुंची गई है लगभग, तो मेरे हिसाब से जैसे स्कूटी भी पहुंच गई है, स्कूटी भी लगभग 1 लाख के ऊपर ही पहुंच चुकी है इस टाइम पे ना, अगर आप लेने जाएं तो मेरे हिसाब से अगर मतलब आपका बजट अलाउ करता है 1 लाख का और आप स्कूटी लेने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सेकेंड हैंड कार भी कोई एक गलत ऑप्शन है नहीं। क्योंकि देखो भले ही वो कैसी भी मिले, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी हो, पर बाइक से तो ज़्यादा सेफ होगी, स्कूटी से तो ज़्यादा सेफ है। बात वही है कि आप स्कूटी से ज़्यादा सेफ में रहोगे। हाँ, और 4 आप एक दरवाजे के मतलब एक बॉक्स के अंदर बैठ के जा रहे हो, 4 लोग अगर आप जा रहे हो तो उसमें 4 लोग कैरी करोगे। दूसरा सेफ्टी आपकी कम से कम बाइक और स्कूटी से तो ज़्यादा सेफ रहोगे। कौन बोल रहा है आपको कि 80 90 100 चलो, 50-60 में चलो, आराम से तमीज से चलो। बिल्कुल। कौन ऐसा है कि तुम ऐसा इसको 120 140 तक, अब इसके कांटे का ये देखो तो 180 तक है, क्या 180 को इसको चलाएगा? नहीं, इंडिया में उस टाइम सड़कें थी 180 चलने लायक, फिर भी दे रखी थी ना कंपनी ने। हाँ। एक देखने में भी अच्छा लगता है, 180 तक जा सकती है। 100 के ऊपर जाना बहुत बड़ी बात होती है ऐसी कार को। तो जैसा सर कह रहे हैं कि कांटा 180 का है तो आपको 180 दौड़ाना नहीं है, उतना ही दौड़ाना है। अब 40-50 पे ही बाइक दौड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, इतने पे ही आप अपनी कार चलाइए, इससे ज़्यादा आपको चलाने का कोई मतलब भी नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा सर, एक ना मतलब जब लोग कार लेते हैं ना तो वो ज़्यादातर ये देखते हैं कि 4-5 लोग कम से कम आने चाहिए, फैमिली के लिए लेते हैं ना लोग, तो 4-5 लोग आने चाहिए। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी पर्पज़ पे लेते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले होंगे वो तो भैया शौक के लिए लेते हैं। तो 4-5 लोग आने चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए गाड़ी में। कंफर्ट मतलब अगर लॉन्ग जर्नी जा रहे हैं तो किसी की कमर में दुखे ना, सस्पेंशन थोड़ा ठीक ठाक हो। तो आपको इसमें ना आप थोड़ा ये बताइए दर्शकों को कि कैसा कंफर्ट है, स्पेस क्या हो जाता है और लंबी जर्नी पे कोई थकान तो नहीं आती, इस तरह की चीज़ें। यार ये बात बिल्कुल सही आपने पूछी। देखो ये ना कार मुझे थोड़ा सा कंफर्ट लेवल इसका अच्छा है। मेरी हाइट अच्छी खासी है, लेकिन मैं इसमें बहुत आराम से बैठ जाता हूँ। देखो ये सिर मेरा कितना अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इतना मुझे स्पेस मिल रहा है, ठीक है, मुझे हेडरूम अच्छा खासा मिल रहा है और ये बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपने एक कहावत सुनी होगी, हम दो हमारे दो, तो 4 लोगों के लिए तो ये परफेक्ट है। 5 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। और कभी कभी तो मैं किसी को लिफ्ट देने में 6-6 लोगों को इसमें बिठा रखा है, क्योंकि 2-4 किलोमीटर जाना है तो बैठ जाओ यार, कैसे भी बैठना है, तो कोई इशू नहीं है। उस समय के हिसाब से 2007 का ये मॉडल है। कंपनी ने दिल खोल के इसमें स्पेस दिया था, दिल खोल के इसमें क्वालिटी दी थी। और ऐसे ही नहीं, क्योंकि मारुति सुजुकी के कार से मुकाबला होना था इनका, इसलिए सेंट्रो ह्युंडई ने इस कार को बहुत परफेक्ट बनाया था। मुझे आज भी ये कार बहुत पसंद है। और चूँकि न्यू सेंट्रो मार्केट में आ चुकी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि न्यू सेंट्रो अपने दर्शकों को इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाई अपने तरफ, अपने जो ये लोग जो उसको ख़रीदते हैं, क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास ऑप्शन बहुत सारा बढ़ गया है। तो आने से पहले सर आप हमें कुछ अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड हमारे व्यूअर्स के लिए एक ड्राइविंग टिप आप शेयर करना चाहते हैं तो? मैं बता रहा हूँ, एक जो चीज़ मैंने अप्लाई की, ये पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप उसमें सब चीज़ सीखिए कि आपके जो दूसरा वाला लेफ्ट टायर है आपको कहाँ जाएगा, उसका मेजरमेंट करना, वो सब सिखाते हैं। मैं आपको एक फ़नी स्टोरी सुना रहा हूँ।
मैंने जब कार मैंने बताया था कि मैंने कार ये जो मेरे पास आई तो मैं सुबह से इसको चलाने लगा, और अचानक से क्या हुआ ना कि कार उनके पास बहुत दिन से रखी पड़ी थी, तो इसकी जो इंजन में पेट्रोल जिस पाइप से जाता है वो फट गया था। और मुझे क्या पता, मैंने इसमें 2000 रुपये का पेट्रोल डलाया, और जब कार में चलाता था तो पेट्रोल की बहुत स्मेल आती थी। तो मुझे लगता था कि मैंने ऐसी स्मेल नॉर्मल कार में आती होगी कि लोग को कि कार चलाती है तो स्मेल आती है। तो मैं बहुत परेशान हो गया। फिर पहले दिन एक दिन तो मैंने खूब चलाया, स्मेल आ रही है, बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं चला ही रहा था। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि मेरे जिस दोस्त को लेके मैं गया था उसने बोला कि यार तुम्हारी कार से बहुत स्मेल आ रही है। मैंने कहा हाँ। बोला अरे कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा नहीं, मुझे लगा नॉर्मल आती होगी। तो उसने बोला नहीं। तो हमने बाद में मैकेनिक को दिखाया तो एक उसमें से पेट्रोल लीक हो रहा था। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझसे ये गलती हुई कि मैंने इतना उसको ठीक से अभी मैकेनिक वगैरह को नहीं दिखाया था। आप प्लीज़ दिखा लीजिएगा, कोई बड़ी बात भी हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं कार चलाने पे ही जाऊँगा। मैं बहुत अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप यूट्यूब के जो छोटे छोटे वीडियो है बहुत सारे, जैसे हमने भी एक चैनल इसलिए चलाया है लोगों की जानकारी के लिए, तो आप उन चैनलों को प्लीज़ देखिएगा और आप इसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यूट्यूब पढ़ के लोग IAS PCS बन जाते हैं, तो आप कार चलाना तो सीख ही सकते हैं। सही